स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तीसरे तनाव पर आज सर्वदलीय बैठक, सोनिया ममता होंगी शामिल, आपको न्योता नहीं। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग आज, कोरोना प्रोटोकॉल का चुनाव में होगा पालन। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होगी वोटिंग। देश की सुरक्षा में शहीद हुआ रीवा का लाल, शोक में डूबा परिवार और पूरा गांव। 16 बिहार रेजिमेंट में तैनात हुई पक्ष। चीन की हरकत से देश में चौतरफा उबाल, फूका राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला, चीनी सामान जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 55 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 4246। भोपाल में रात 8 बजे से जारी है जोरदार बारिश, 11:30 बजे तक हुई 76 मिलीमीटर बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज चुनाव होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की संभावना है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 18 सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी की वजह कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और दलित नेता फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। ने जो किया है दलित का अपमान, ये बहुत चिंता की बात है। दिग्विजय सिंह जब सामने आते हैं, दलित विरोधी चेहरा ही लाते हैं। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को शिवपाल सिंह सोलंकी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर बुआ जी को नहीं बनने दिया इन्होंने, जमुना देवी जी को, और अब फूल सिंह बरैया को नहीं बनने दे रहे। ये अच्छा नहीं है, ये कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा है। उन सबका, दोनों का भाजपा को वोट जाएगा, वो उन्होंने आके समर्थन दिया है, सपा बसपा निर्दलीय ने। ये शुरू से सबको पता था, जब 22 विधायक गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। तो इसमें कोई हमें दुख दर्द नहीं है कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ। अगर बीजेपी एक सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही, सौदे से जीत रही है। फूल सिंह बरैया दिग्विजय सिंह को लेकर भी बीजेपी ने काफी वो करा था कि दिग्विजय सिंह को आगे रखेंगे कि कांग्रेस। बीजेपी क्यों चिंता करे हमारे बारे में, हम क्या फैसला करें। बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज़्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज़्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में उसकी चिंता करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और एक सीट पक्की है, बाकी चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। एक पक्की है, दूसरी में भी चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे निश्चित तौर पर। जो लोग बीएसपी सपा के उधर गए हैं वो दबाव में गए हैं, लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से डबरा विधानसभा सीट को मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां से पहले कांग्रेस की इमरती देवी 3 बार डबरा विधानसभा पर अपना दबदबा बनाए रखा है और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीतें भी दर्ज की है। लेकिन अब मामला कुछ और है। अब इमरती देवी बीजेपी में शामिल हो चुकी और चौथी बार भाजपा की तरफ से अपना भाग्य आजमा रही। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर रस्साकशी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने झोंकी ताकत, दांव पर लगी दिग्गज नेताओं की साख। उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है डबरा। कांग्रेस का 3 बार से है डबरा सीट पर कब्जा। इमरती देवी गांव-गांव जाकर कर रही जनसंपर्क। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से डबरा विधानसभा सीट को मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहां से पहले कांग्रेस की इमरती देवी 3 बार डबरा विधानसभा पर अपना दबदबा बनाए रखा है और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत भी दर्ज की है। लेकिन अब मामला कुछ और है और अब इमरती देवी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, जो चौथी बार भाजपा की तरफ से अपना भाग्य आजमा रही हैं,
क्योंकि डबरा विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का गृह निवास है और इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक हैं। इसलिए दोनों की साख इस विधानसभा सीट पर टिकी हुई है, जिसे हथियाने के लिए कांग्रेस अपनी जी जान एक करने में लगी है। कांग्रेस में टिकट को लेकर संघर्ष। डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से केवल एक ही नाम सामने आ रहा है, वह इमरती देवी, जबकि देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस कारण से कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु और पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने भी कार्यकर्ताओं के साथ डबरा में एक सभा ली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सर्वे के अनुसार ही टिकट की घोषणा की जाएगी। टिकट की दावेदारी के लिए सभी उम्मीदवार अपनी ताल ठोक के नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती है और किसे मायूस करती है। कांग्रेस में जो डैमेजर था, जो विस्फोटक व्यक्ति था, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया है। कांग्रेस में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक व्यक्ति की वजह से भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े विस्फोट। कभी किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं रहते। लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मन भर गया, उनके सिस्टम से मन भर गया, तो हमारे यदि आएंगे तो स्वागत है। अभी मैं कल एक चैनल पर देख रहा था, लोग कह रहे थे कि जो है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने उनको जोशी जी को हाथ फेरा, उनको सेट किया। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस के लोग हमेशा एक सिस्टम से काम करते हैं, गांधीवादी लोग हैं। हम लोग कभी ये खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं। सिंधिया की औकात का आपको पता लग रहा होगा कि आजकल 2 कौड़ी के कार्यकर्ताओं को फोन लगा रहे हैं और उनकी हैसियत देखिए, उनकी हैसियत हमेशा कांग्रेस में हुआ करती है। कांग्रेस से चलेगा, उनको पता लग जाएगा ये डबरा में 5 पार्षद के टिकट नहीं दिला पाएंगे। मतदाता कार्यकर्ता जो चलेगा उसको टिकट मिलेगा। ये मेरा, ये तेरा, ये सब चीजें प्रजातांत्रिक देश है, लोकतंत्र यहाँ जिंदा है। तो कांग्रेस का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, सबको अधिकार है टिकट का। देखिए, ये विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लादे गए हैं। अच्छी भली सरकार चल रही थी, कुछ बिकाऊ लाहौल नहीं, क्योंकि ये जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, 5 साल के लिए चुनकर इन लोगों को भेजा था। ये अपमान हुआ है मतदाता का, ये अपमान हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ता का। कांग्रेस में विरोधाभास का दौर जारी। उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी में विरोधाभास प्रारंभ हो गया है, क्योंकि अन्य दलों से कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले लोगों का विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाराज सिंह राजौरिया का मानना है कि हम कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं, इसलिए पहले उपचुनाव में जो कार्यकर्ता कांग्रेस में 15 सालों से कार्य कर रहे हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, और यदि उन्हें मौका नहीं मिलता तो हम इसका विरोध करेंगे। तो जो वरिष्ठ नेतृत्व है, अगर उन्हें टिकट देते हैं तो हम सहमत हैं। जिसको भी पार्टी टिकट दे, हम उसको के लिए जी जान लगा के मेहनत करेंगे, चुनाव जिता के लिए। ये हमारा वादा रहा। बाकी मेरा भी एक विचारधारा है और भरोसा है ऊपर नेतृत्व पे। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, कहीं न कहीं पार्टी हित में, पार्टी के झंडा डंडा लेने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाने की उनकी भी मंशा कहीं न कहीं होगी। कुछ दिन पहले एक सभा में पूर्व मंत्री लाखन सिंह के बयान पर भी महाराज सिंह राजौरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि लाखन सिंह जी ने कहा था, दोबारा कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाएंगे और जो लोग नए लोग हैं उनको हम विरोध करते हैं, और ऐसा ही रवैया रहा कांग्रेस के लिए तो हम लोग जितने भी लोग हैं, हमसे और सीनियर भी लोग हैं, उनको मौका मिलना चाहिए कि जो सीनियर लोग हैं उनको मौका दिया जाए, अन्य दलों से आए हुए लोगों को मौका नहीं दिया जाए। ऐसी स्थिति रहेगी तो हम जन आंदोलन हम अपनी पार्टी के विरोध में भी करेंगे। बीजेपी उपचुनाव को जीतने में लगा रही जोर। भाजपा ने अपना उम्मीदवार इमरती देवी को घोषित कर दिया है। इमरती देवी हर रोज गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। उनके साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी सभा में सम्मिलित हो रहे हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा की ये एकजुटता कहीं न कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ जाए। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका देगी, जिन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, उन पर अपना दांव आजमाएगी, या बीजेपी की चमकेगी किस्मत। डबरा से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। सीधी के
में गांधी चौक में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह, बाबा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, महामंत्री सुरेश सिंह जेमहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान, रोहित मिश्रा एडवोकेट सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने चीनी की कायराना हरकत में शहीद हुए देश के 20 वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को चीन को कड़ा जवाब देना चाहिए और आगे उन्होंने कहा कि चीन के सामानों की होली जलाने से काम नहीं चलेगा, अब तो चीन को सबक सिखाना ही होगा। ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे। और एक बात और कहूंगा कि हम जिस संभाग में रहते हैं, रीवा संभाग में, रीवा का भी एक लाल शहीद हुआ है, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस कठिन घड़ी में कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सीधी जिले की कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कल सोनिया गांधी जी ने कहा है और उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी उन शहीदों के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार के साथ करने में करना मिला के कार्रवाई करेगी। चीन और भारत के बीच हुए विवाद में रीवा का लाल दीपक सिंह गहरवाल शहीद हो गया। जैसी ये सूचना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहुंची तो मनगवा थाना क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। काफ का लाल दीपक बुझने के पहले देश को एक नई रोशनी देकर गया है। दीपक के शहीद होने की सूचना बिहार रेजिमेंट के द्वारा पुलिस कप्तान रीवा को दी गई। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल ने दीपक के घर वालों को दी तो वो अपने लाल को लेकर शोक में डूब गए। देखिए रिपोर्ट। 8 महीने में ही उतर गई हाथों की मेहंदी। चीन के साथ झड़प में शहीद हुआ रीवा का लाल। दीपक सिंह की शहादत से पूरे इलाके में मातम। दीपक के घर पड़ोसी रिश्तेदारों का लगा तांता। बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में पदस्थ थे दीपक। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए रीवा के दीपक सिंह। अभी हाल ही में नवंबर महीने में दीपक की शादी हुई थी। उसकी पत्नी तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके हाथों में 8 महीने पहले सजी मेहंदी का रंग अब उड़ चुका है। दीपक के बड़े भाई प्रकाश सिंह भी सेना में जवान हैं। बता दें, लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार की रात चीनी और भारतीय सेना के बीच हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों में मध्य प्रदेश के रीवा के दीपक सिंह भी शामिल हैं। दीपक सिंह बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में पदस्थ थे। दीपक की शहादत की खबर मिलने के बाद से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। दीपक रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत मनिकवा चौकी के देवरा फरेदा गांव के रहने वाले थे। गजराज सिंह के छोटे बेटे दीपक सिंह लद्दाख की सीमा में हुए सैनिक संघर्ष के दौरान शहीद हो गए। सेना के अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से दीपक के पिता को इसकी जानकारी दी गई। शहादत की खबर सुनने के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। आस पड़ोस के लोग भी दीपक के प्रति सांत्वना जताते हुए अपने वीर सपूत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। लद्दाख इलाके के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत के बीच अब 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी पार्टियों के प्रमुख शामिल होंगे। सरकार आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को घेरने की तैयारी कर चुकी है।
देश में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट्स को रद्द किया जा रहा है। चीन को हर स्तर पर सबक सिखाने का काम शुरू हो चुका है। लद्दाख के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष और इसमें कई भारत के 20 जवानों की जान के बाद तनाव बढ़ गया है। पूरे देश में इस घटना के बाद गुस्सा है और जिसका असर अब सरकार के लेवल पर भी दिख रहा है। चालबाज चीन कई मौकों पर देश को धोखा दे चुका है। ऐसे में सरकार हो या सेना, कोई भी किसी भी तरह की ढील नहीं बरतना चाहता है। ऐसे में चीन को इस बार करारा जवाब देने के लिए चौतरफा वार किया जा रहा है। सीमा पर जवाब देने के साथ साथ भारत ने अब चीन की आर्थिक घेराबंदी भी शुरू कर दी है। लद्दाख बॉर्डर के साथ हिमाचल और उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा समेत पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब सेना के अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सेना के ट्रक लद्दाख की ओर बढ़ते हुए देखे गए हैं, जो चीन चौतरफा घेराबंदी का संकेत दे चुका है। जवानों की शहादत के बाद देश में चीन के खिलाफ माहौल बना है। कई शहरों में लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। पूरे देश में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आई विरोध की तस्वीरें चीन के खिलाफ गुस्सा बताने के लिए काफी है। सरकार ने भी अब चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट करने का मन बना लिया है। बुधवार को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने BSNL को आदेश दिया गया है कि वह अपने विभाग में मेड इन चाइना सामान की उपयोगिता को कम करे। 4G के लिए जो टेंडर जारी किए गए हैं उन्हें रद्द करे और दोबारा जारी करे, ताकि चीनी कंपनियां इसका हिस्सा ना बन सके। गलवान घाटी के बाद बाइकॉट चाइना अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। कंपनी को कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। चीन की कंपनी को रेलवे ने जून 2016 में यह कॉन्ट्रैक्ट 471 करोड़ में दिया था। 4 सालों में 417 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का काम केवल 20% हुआ है। इसके अलावा दिल्ली से मेरठ के लिए जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू किया जाना है, उसका एक हिस्सा बनाने के लिए बीते दिनों चीनी कंपनी को ठेका दिया गया था। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। तब इस पर विचार किया जा रहा है और चीनी कंपनी से ठेका रद्द किया जा सकता है। भारत की ओर से सिर्फ सैन्य आर्थिक लेवल पर ही नहीं, बल्कि कूटनीति तौर पर ही चीन को घेरने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि विदेश मंत्रालय ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी मित्र देशों को दे दी है। तस्वीर साफ है, भारत के खिलाफ चीन की कायराना हरकत का जवाब अब हर स्तर पर दिया जा रहा है, ताकि चीन की इस बात का एहसास बखूबी कराया जा सके कि भारत से उलझने का अंजाम क्या होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे।